क्लास 12th सॉरी। आज ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर का जो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो जैसे नाम से समझते, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस को हम एक सिस्टम, एक मैट्रिक्स के सिस्टम से क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो जनरली हम ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको ऐसे लिखते हैं। ये अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो a11 x1 मान लो, फिर a12 x2 ऐसे करते करते ये फर्स्ट रो तो रहेगा, हमेशा ये फर्स्ट ही रो रहेगा, लेकिन nth कॉलम हो सकता है, ठीक है, और x1 हो सकता है इक्वल टू xn1, xn से डिनोट किया जो बुक में b1 bn, फिर ऐसे ही a21 x2 x1 प्लस a22 x2 प्लस ऐसे करते करते ये हमेशा सेकेंड रो रहेगा, nth कॉलम आएगा ऊपर से। ये aij का फॉर्म है, aij, तो i हमारा क्या है, फर्स्ट रो है, और j कॉलम, कोई भी कॉलम हो सकता है, क्योंकि कॉलम की संख्या क्या होती है, बढ़ती जा रही है, xn इक्वल टू ये b1 ये b2, ऐसे ऐसे आओगे तो ये क्या होगा, ये इसको यह मान लो mth रो है ये, और n कॉलम है xn, प्लस ऐसे ऐसे करते करते कहने का मतलब है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बढ़ते जाएंगे। इधर भी आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट में जा सकते हो, इधर भी क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट। तो हम एक केस ले रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसी को हम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के उसको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, ये इक्वेशन का फॉर्मेशन था। अब ज्यादा बेटर रहेगा कि हम एक एग्जांपल लें और उसके माध्यम से समझे। जैसे आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस है, कुछ एग्जांपल समझते हैं, उसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। 2x + 3y - z, 2x - 3y - z इक्वल टू 1। सेकेंड है x + y + 2z, x + y + 2z इक्वल टू 2 मान लीजिए, और 2x - y + z इक्वल टू 3। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ये सब समझ में आता है ना, सब पढ़ते जा रहे हैं। अब देखो इसमें से हम एक द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ये देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इनका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर जो भी प्रक्रिया होगी उससे हम ये गेन कर लें, ये ध्यान में रखना। तो 2x जितने भी इसके न्यूमरल्स हैं, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 2 -1 2, और ये देखो यहाँ पे रहेगा x y z इक्वल टू ये 1 2 3। देखो अगर इसका मल्टीप्लाई आप ऐसे करते हो तो फिर आपको ये सिस्टम मिल जाएगा, पूरा ये सिस्टम मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी कोफिशिएंट है लीनियर इक्वेशंस के, उसको इसको x इसको a से डिनोट करते हैं, इससे कैपिटल A से, इसको कैपिटल X से, इसको b से, ठीक है। ax + b ऐसे लिखा जाता है, ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रेज द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। x इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x y z, एंड b क्या है, सॉल्यूशन होता है जो भी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 का मैट्रिक्स है, तो 3 × 1 जो भी मिलेगा व्हाटएवर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वही करें, x स्क्वायर a ये हमने नोट कर दिया, x नोट कर दिया, d ये डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि जो लीनियर इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब इसी पे बात आता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का, ठीक है। अगर बुक में दिया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन देन इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन एक्वायर करता है, गेन करता है, आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। वाइल एक भी सॉल्यूशन ना मिले तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसा हम पैराफिनल इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे क्लास 10 में, आप a1 a2 के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते थे और बोलते थे कि ये पैरेलल लाइन से जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली वैसे ही ये भी केस है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कंसिस्टेंट होंगे जब एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन को गेन करेंगे। उसी में कल आपने पूछा था होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे देखिए होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax plus b। अब ax plus b ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, स्क्वायर होमोजेनियस सिस्टम इफ b इक्वल टू 0। अगर राइट हैंड साइड किसी सिस्टम का 0 हो जाए ऐसे इक्वेशन में तो वह क्या होता है, होमोजेनियस होता है। b इक्वल टू 0 सिस्टम होमोजेनियस इफ b इक्वल टू 0 अदरवाइज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर b इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, नॉन होमोजेनियस होगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस का अलग फॉर्म है, इसलिए मैं कल बता नहीं पाया कि हम किस रेस्पेक्ट में बताएं, क्योंकि हमको ये याद नहीं आता है ax इक्वल टू b। और एक क्वेश्चन शायद एक कॉन्सेप्ट हमने बाय मिस्टेक गलत बताया है, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने में। ठीक है, आप बुक में देखो जो एक कॉलम है उसको इंटरचेंज करना है, लेकिन एक जो डायगोनल है एक डायगोनल को इंटरचेंज करना और एक डायगोनल में बस साइन चेंज करना है, ना कि उसके एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। ध्यान से देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक कॉलम को जस्ट इंटरचेंज, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, देन आफ्टर साइन चेंज कर रहे हैं। ये मिस्टेक्स था हम लोगों से। 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने में यही डिफिकल्टी, जैसे आपने कल परसों ही पूछा था कि सर इसका जो एडजॉइंट ऑफ a into a and a into adjoint of a equal to mod a into i, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है वो हम प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे। अरे ये जो पास्ता को पूछ रहे थे ये और a into i ये प्रूव क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग एडजॉइंट गलत निकाल रहे थे। वही थर्ड 3x3 के केस में। हाँ, तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, ये सारी चीजें समझ आ गई ना। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना क्या है, ये तो जान गए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में ax plus b x इक्वल टू b के फॉर्म में वो करेंगे। कंसिस्टेंटी, इनकंसिस्टेंटी, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस हो गया। अब एक थ्योरम है इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन है if A is a non-singular matrix then the system of equation given by ax plus b has a unique solution given by x। if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix then the system of equation given by ax equal to b क्या करता है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अच्छा हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं या वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल में हो तो हम उस वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो उस पर्टिकुलर इक्वेशंस की को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स b। x क्या है, x इज द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, अभी मैंने लिखा था मैट्रिक्स एक्स रिप्रेजेंट x y z जो भी वेरिएबल्स थे उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन से जो भी हमने लिया था टर्म। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जब a नॉन सिंगुलर होगा तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आपको पता है ना। देखिए वी हैव x इक्वल टू b ये दिया है, जब ये a क्या है, नॉन सिंगुलर दिया है, दैट इज ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 3 मल्टीप्लाई a इनवर्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि a क्या है, नॉन सिंगुलर, हम ऐसे कहीं कुछ नहीं करेंगे जब तक उसका कोई साक्ष्य ना हो हमारे पास। तो a इनवर्स a into x b
साथ कर लो इंटू एक्स इनवर्स इंटू एक्स, ये क्या होगा आई हो जाएगा आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी या आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक सॉल्यूशन आ गया। अभी इसकी क्या प्रूफ करनी है, यूनिकनेस। ठीक है, यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए मान लो ए एक्स वन इक्वल टू बी एंड ए एक्स टू इक्वल टू बी, दो हमारे इनवर्स हैं। ठीक है, तो बी और बी की क्या है वैल्यू सेम ही आ रही है, तो ये हम समझ सकते हैं एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू। फिर नॉन सिंगुलर का केस लिया जा रहा है, फिर हम वही करेंगे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। दो मल्टीप्लाई होता है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन द गिवन इक्वेशन, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स और व्हाटएवर यू वांट आगे से होगा। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इनटू ए x1 ए इनवर्स इनटू ए x2, एक साथ कर लो इनको यहीं पे, तो ये हो क्या होगा i इनटू x1 i इनटू x2 या x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये हमारा यूनिकनेस प्रूफ हो गया। देखो जैसे जैसे क्लास 10 में हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे कि जो कोफिशिएंट होंगे, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन पढ़े थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वो कॉन्सेप्ट अगर मालूम ना हो और कोई लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करे जा रहे हो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो क्या इनकंसिस्टेंट है। और आपने पहले ही कोफिशिएंट का डिटरमाइन करके ये नहीं देखी कि कंडीशन क्या है इस इक्वेशन की, तो समय की भी बचत होगी और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। और पेपर में जब ये क्वेश्चन गलत होने लगता है तो आने वाले सारे क्वेश्चन क्या होने लगते हैं, गलत होने लगते हैं। और जब कॉन्सेप्ट मालूम होता है तो आपसे गलतियां होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्योरम 2 है क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंटी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। Let x equal to b be a system of n linear equation in n unknown। देखिए n unknown जो n linear equations होंगे उसमें n वेरिएबल्स होंगे, वही n unknown की बात कर रहा है। तो उसमें पहला केस अगर mod a is equal to 0, इसका मतलब क्या होगा नॉन सिंगुलर, then the system is consistent and has unique solution। इस केस में क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा यानी कि सॉल्यूशन कंटेन नहीं करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अच्छा, जो हमने पिछले थ्योरम प्रूफ किया उसमें एक रिजल्ट निकलता है कि जो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। मींस किसी भी लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यही काम करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स जानते हो कैसे प्राप्त करना होता है, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट फाइंड करोगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी क्राइटेरिया है फुलफिल करोगे। देखो क्या है, एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ कम स्टेप थे, उसके आगे वाले में कुछ पिछले वाले ऐड में कोई स्टेप कुछ ऐड होते जा रहे हैं, यही हो रहा है ना। सेकंड पॉइंट है इफ mod a is not equal to 0 एंड दो कंडीशन है, एंड adjoint of a into b is equal to 0। इस केस में क्या होगा भाई, that the system is consistent and has infinite integration and has many solution। तो ये सारे पॉइंट एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे कि
कहना क्या चाह रहा है, मॉड इक्वल टू 0 एंड adjoint of A to B is not equal to 0, उस केस में क्या होगा, then the system is inconsistent. Then the system is inconsistent. देखो 3 पॉइंट आ गए. Let A is equal to B be a system of n linear equation in n unknown. Then if mod A is equal to 0, ये तो पहला सरल केस है, नॉन सिंगुलर केस है, then the system is consistent and has a unique solution जो इस फॉर्म में मिलेगा. सेकंड है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ये नॉन सिंगुलर का केस है, ठीक है. लेकिन अगर एडजॉइंट A into B equal to 0 हो जाता है, उस केस में सिंगुलर एज वेल एज ये केस हो जाता है, then the system consistent होगा, लेकिन कितना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंटेन करेगा. यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा मींस व्हाट, ये भी हमारा सॉल्यूशन आएगा किसी वेरिएबल के फॉर्म में आएगा कि हम वेरिएबल की वैल्यू रखते जाए और हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता जाए, मिलता जाए. लेकिन इफ ए मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, सिंगुलर हो जाए, और ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये जो थर्ड केस है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इसमें सॉल्यूशन कंटेन ही नहीं करेगा. आप जब सॉल्व करोगे ऐसे, पहले कोई भी मैट्रिक्स देगा, अगर वो 0 हो गया तो ये क्या निकालोगे, ये फाइंड आउट करोगे. अगर ये हो गया तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइप के क्वेश्चंस का नेचर क्या है, क्योंकि क्या इनकंसिस्टेंट होगा, उसका सॉल्यूशन ही अजीब आएगा, वहां लगेगा कि ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल, ठीक है. तो जितनी भी चीजें थी इस चैप्टर में, जो 2 थ्योरम्स थे, कंसिस्टेंटी, इनकंसिस्टेंटी, होमोजेनियस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ये हो गया. अब इन्हीं सब चीजों का हम एज ए एप्लीकेशन यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में. चलिए क्वेश्चन दे रहा है. अब देखिए आर.डी. शर्मा की बुक का सबसे बड़ा खासियत है कि एक टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा का सारा क्या करता है, एलिमिनेट करता है. जैसे और ये भी बताता है कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके चैप्टर में, ठीक है. जैसे एक बोर्ड में क्वेश्चन आया है, सॉल्विंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. कोफिशिएंट मैट्रिक जो ए हम मैट्रिक बनाएंगे वो क्या है, नॉन सिंगुलर है. और नॉन सिंगुलर केस हमने बताया था कि वो यूनिक क्या करेगा, सॉल्यूशन कंटेन करेगा x इक्वल टू a इनवर्स b. हम उस सिस्टम को लिखते हैं, 4 साल बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. एग्जांपल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + 2y plus z equal to 7, x plus 3z plus x plus 3z. कौन आ रहा है क्या, x plus 3z equal to 11 और ये आ रहा है 2x minus y equal to 1. क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हम इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. यहां से देखिए x 1 2 1, x की वैल्यू 1 है, y को इसमें 0 कर दो और ये 3 कर दो. x 2 है, -3 और z का कोफिशिएंट नहीं है. ठीक है, ये हो गया आपका x y z. और ये देखो 7 11 है 1. तो आप यहां तो पता चल रहा है कि क्या है, नॉन सिंगुलर केस है, लेकिन पेपर में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे. ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है. 1 1 2 0 2 0 -3 एंड 1 3 0 1 3 0. ये 1 फाइंड आउट कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9. 0 into 0 और माइनस होगा तो माइनस प्लस होगा, 3 3 जा 9. ये होगा -1 2 है ना, ये सेकेंड रो ये खत्म हो गया तो 0 2 3 जा 6 -6 के साथ आएगा. ठीक है, और ये प्लस रहेगा 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1 जा -3. ये हो गया 9
प्लस 12 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 18 0। यहाँ से हमको ये शो करना है कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का केस है, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और हमें किस रास्ते पे जाना है, x इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से इसके कोफिशिएंट और मैट्रिक्स को निकालना शुरू कीजिए। कोफिशिएंट निकालना शुरू कीजिए, a11 जो भी आएगा, a12 फिर a13 कोफैक्टर बोल रहा है, a21 a22 a23 फिर a31 a32 a33। अब इसका जो मैट्रिक बनेगा ये फिर उसका ट्रांसपोज ले लो तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देगा। फिर ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये वैल्यू निकालने के बाद तब अब क्या करोगे, यहाँ इक्वेशन बदलोगे। और x क्या है, x हमारा ये है x y z ये a इनवर्स की वैल्यू यहाँ से मिली है, जो भी आप वैल्यू निकालो वो, और b की वैल्यू क्या है ये। तो आपको यहाँ रखने के बाद एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये ठीक है, आएगा समझ में। पूरा स्टेप क्लियर करना क्या है, ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं स्टेप बता दे रहा हूँ, करना क्या है। यहाँ पे हमने कोफैक्टर निकाला, इसका कोफैक्टर निकाल के सबसे बड़ी बात, फर्स्ट स्टेप जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। पहला हो गया। दूसरा, टू चेक द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बाय चेकिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू। थर्ड, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर मींस व्हाट, एडजॉइंट और सिंपली ए इनवर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। एंड देन पुट सारी वैल्यू को ए इनवर्स बी में पुट करना। ये सारी क्राइटेरिया है, आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है, लेंदी है, और इसीलिए जो मैथमेटिकल संक्रियाएं होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो घटाना गुणा भाग कभी आपके साथ नहीं छोड़ता है। आप जितना ज्यादा करोगे मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, प्लस माइनस के मिस्टेक्स उतने कम होने के चांसेस है। आप देखो हर टर्म में एक ही मिस्टेक है जो पूरा का पूरा नंबर ले जाएगा। कोफैक्टर में साइन कन्वेंशन ही भूल जाओ, पूरा कोफैक्टर निकाल दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ना करो, वहां से भी तो गड़बड़ हो जाएगा। x की वैल्यू पता है 5 है और आपका -5 आ गया या 4 आ गया, व्हाटएवर जो भी आ गया, तो एग्जामिनर के पास इतना समय लगता है कि वो सिर्फ क्या करेगा, आपका आंसर देखेगा। बहुत सारे ऐसे तो बस आंसर ठीक करता है, अच्छा ठीक है आंसर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर काटो। वो डिपेंड करता है उसके मूड पे कैसा कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है, जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चन, फायदा आपको उतना ही होगा। प्रोसेस क्लियर है। असल में ये क्लास में आता तो थोड़ा वीडियो अगर टेंशन नहीं रहता तो पूरा बताया जाता है इसको, ठीक है। अभी ये किसका केस था, नॉन सिंगुलर का केस था। सिंगुलर का केस आ जाए तब क्या करेंगे हम, सॉल्विंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जैसे क्वेश्चन ये है, एग्जांपल हम लेते हैं, ये सिंगुलर का केस है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, 4x - 2y, हम 2 + 2 का ही लेते हैं, 4x - 2y = 3 एंड 6x - 3y, 6x - 3y = 5। अब यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, 4 - 2। z का टर्म नहीं है तो z के टर्म की तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर किसी एक इक्वेशन में z का टर्म आ गया तो यहाँ सेकंड इक्वेशन में z के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, 0 करते हैं। 6 - 3 ये हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, वेरिएबल्स क्या है, x और y, जो भी 2 ही वेरिएबल्स हैं, और ये क्या है 3 और 5। अब देखो मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, 4 6 -12 - 3 कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, 3 4 जा -6 2 जा +12, ये आ गया आपका 0। ये क्या है, सिंगुलर का केस है।
तो सिंगुलर मैटर पे अभी हमें बता, और एक चीज और फाइंड आउट करना था। सिंगुलर होने के साथ साथ दो कंडीशन और थे। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर 0 हो जाता है और नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसके बाद ये भी फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? एडजॉइंट ए। तो इसका एडजॉइंट ए निकाल लो। ये देखो इंटरचेंज होगा, -3 4 और इसका पास साइन चेंज होगा, बस हो गया। ये क्या होगा? एडजॉइंट ए हमने इसे निकाल दिया। और उसके बाद एक और चेक करना है, ये हो गया आपका बी, हो गया आपका एक्स, ये 3 5। ये देखो इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, फिर 6 3 जा -18, 4 5 जा 20। ये क्या है? ये +1 और ये 1 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। और ये सबसे लास्ट वाला केस आ गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन कंटेन ही नहीं करेगा। देन आप इसके बाद क्या करेंगे? करेंगे क्या? Whereas for the given system equation is consistent, it has infinitely many solutions according as the adjoint b is not equal to 0. ठीक है, कंप्लीट। लेट्स सी आई जी परफेक्टर निकाला है, नॉट बस यही लिख देंगे। सिस्टम जो थर्ड इक्वेशन को कंटेन कर रहा है, इट कंटेन द इनफाइनाइट में इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन, बट दैट्स इट। यहां पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता, सेकेंड केस में बात ये कर रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस तो आप यहां तक जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट उसमें ऐड कर दिया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंटेन करेगा। तो भाई आपको दिखाना पड़ेगा ना कि सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंटेन करता है। तो एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तीनों केस हमने पढ़ लिया। ये नॉन सिंगुलर का केस हो गया, सिंगुलर का एक केस हो गया, सिंगुलर का बीच वाला केस बचा हुआ है। ठीक है, एक और सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट एक बड़ा सा बताना पड़ेगा ऐसे, 2x - 5 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y 3x + 2y - z = 7 and 4x + 5y - 5z = 9। अब देखो यहां से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 - 1 3 3 2 - 1 z है 4 5 - 5, जो भी क्राइटेरिया x y z, यहाँ पे 5 7 9 ये हो गया। अभी हमें कुछ नहीं पता करना है, 3 + 3 का डिटरमिनेंट है, इसको हम एग्जांपल में ऐसे दिया कि क्या है, सिंगुलर है। तो अब फिर भी अच्छे तो पेपर में कैसे मालूम चला कि सिंगुलर है कि नहीं है? तो यहीं पे हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं ना, 2 बाहर कर लेते हैं। बेसिकली क्या डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, -10 + 5 -11 प्लस ये क्या हो गया, राइट टीचर, -15 + 4 प्लस क्या है 3, ये एलिमिनेट कर दिया, 5 3 जा 15 - 8। देखो ये तो बहुत आसान है, ये -5 आएगा, ये माइनस आ गया 10 और ये माइनस, सारे के सारे माइनस ही आ रहे हैं, -11 और ये 15 - 8 कितना बची? हाँ +21। अभी देखो -21 + 0 ये आ गया सिंगुलर का केस। और फिर ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे? A ज्वाइंट A इंटू B हम देखेंगे इक्वल टू
वहां पर भी हम लिखेंगे सिंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज कंटेन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, z की जगह इतना करने के बाद जो दो इक्वेशंस है इनको हम लास्ट दो को लेंगे, कितने को पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू k, क्या करेंगे एडजॉइंट p तक पहुंचने के बाद z इक्वल टू k करेंगे, किसमें इन फर्स्ट टू इक्वेशंस। पहले दो इक्वेशन में क्या करेंगे, हम z की जगह k पुट कर देंगे, तो यहां से आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3k, z की तरफ मिला दिया, फिर यहां से 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस k। ठीक है, हमारी बात क्या चल रही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिखाना है, तो हम यहां से इसी को ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना देंगे, बस ये हो गया 2 3 माइनस 1 2, और ये हो गया आपका 5 माइनस 3k 7 प्लस k। ठीक है, अब ये देखो, नहीं सॉरी, अब ये सॉरी कौन कहाँ है, माइनस 1 2 x y। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2x माइनस वाई फिर 3x प्लस वाई, ऐसे इक्वेशन मिलेगा, और इसको इक्वेट करो किससे, इन दोनों से 5 माइनस 3x के, तो x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू यहाँ पे मान लो 7 आ रहा है सॉल्व करने पे, तो 5 माइनस 3k बाई 7, y की वैल्यू 7 प्लस k, मान लो सॉल्व करने के बाद 8 आ गया, तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया। k क्या है, वेरिएबल है, अब k की कोई फिक्स वैल्यू है नहीं है, अब k की वैल्यू हम आपको कुछ x की वैल्यू कुछ और मिलेगी, k की वैल्यू इनफाइनाइट का करते जाओ, x और y इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको देते जाएंगे। तो एक स्टेप और बढ़ गया है कि हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कंटेन करेंगे। यहां तक आने के बाद पहले दो इक्वेशन में z की जगह k पुट करके 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से हम x और y की वैल्यू बस एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब चलिए अगले टर्न से हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सॉल्व करने की